नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को छू लेगी, आंखों को नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है प्रयागराज की, एक ठंडी सुबह की, एक घर की और एक ऐसी बहू की जिसने सास ससुर को माँ बाप बना लिया। लेकिन फिर एक ऐसा धोखा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रीना, एक बहू जो बेटी बन गई। उसने 12 साल तक अपने ससुराल को प्यार और सेवा से संवारा। लेकिन एक दिन एक साजिश, एक बंटवारा और एक ऐसा सच जिसने उसके सास ससुर को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। क्या माँ बाप को सामान की तरह बांटा जा सकता है? क्या उनका प्यार बोझ बन जाता है? लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, प्यार की और एक बेटी के उस संकल्प की जिसने टूटे दिलों को जोड़ा। रीना ने वो कर दिखाया जो हर किसी को प्रेरणा देगा। क्या आप तैयार हैं इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी के लिए? तो दोस्तों, आंसुओं को तैयार रखिए, दिल को थाम लीजिए और सुनिए ये कहानी जो आपको अपने माँ बाप को गले लगाने पर मजबूर कर देगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने आज अपने माँ बाप से बात की? अगर नहीं तो अभी फोन उठाइए। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां आपके दिल को बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज की ठंडी सुबह थी। गंगा घाट पर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। इसी शहर के बीचों बीच तिवारी परिवार का मकान खड़ा था, जहां रीना 12 साल से बहू बनकर रह रही थी। उस दिन रीना बड़े उत्साह में घर का काम निपटा रही थी। कपड़े तह कर रही थी, थैला पैक कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहू, बड़ी जल्दी है मायके जाने की। रीना पलटी, सामने सावित्री देवी खड़ी थी। रीना मुस्कुराई। हाँ मां जी, 12 साल हो गए इस घर में, मुश्किल से 2-3 बार मायके जा पाई हूं। आज अजय जी ने 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। सोचिए मां जी, मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा। रीना की आंखों में चमक थी। इतने साल उसने कभी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसे ससुराल में प्यार भी तो बहुत मिला था। रामकिशोर तिवारी जी, उसके ससुर, तो उसे बेटी से बढ़कर मानते थे। कभी अगर वे चोरी छिपे मिठाई खा लेते तो रीना डांट भी देती। पापा जी, शुगर है आपको। ये क्या कर रहे हैं? रामकिशोर जी मुस्कुराते। लगता है मेरी मां फिर से लौट आई है। इस घर में रीना सिर्फ बहू नहीं थी, वो बेटी, मां और सहारा सब कुछ बन चुकी थी। लेकिन आज पहली बार उसे मायके जाने का असली मौका मिला था। अजय जी खुद उसे छोड़ने जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय रीना ने सास ससुर के पैर छुए। पापा जी, मीठा मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को कह दिया है कि समय पर दवाई दे। आप दोनों वैसे ही स्वस्थ मिलना जब मैं वापस आऊं। रीना हंसते हुए चली गई, लेकिन पीछे खड़े सावित्री देवी और रामकिशोर जी के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। रीना ने सोचा, शायद मेरे जाने से दुखी है, पर असल वजह वो नहीं जानती थी। गाड़ी के निकलते ही रामकिशोर जी ने धीरे से कहा, चलो सावित्री, मेरा सामान पैक कर दो। शायद तेरा मेरा साथ अब यहीं तक था। के जाते ही प्रयागराज के उस घर की खामोशी और भी गहरी हो गई। रीना तो मायके के सपनों में खो गई थी, लेकिन पीछे उसके सास ससुर का दिल जैसे टूट चुका था। रामकिशोर जी ने सावित्री देवी की तरफ देखा और कहा, सावित्री, अब और झूठ नहीं जी सकता। मेरा भी सामान पैक कर दो। लगता है तेरे मेरे साथ की यही आखिरी दास्तान है। सावित्री देवी घबराकर बोली, ऐसा मत कहिए। अगर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे वृद्धाश्रम ही क्यों न जाना पड़े। रामकिशोर जी ने गहरी सांस ली। नहीं सावित्री, अगर तुम भी चली गई तो रीना परेशान हो जाएगी। वो हमें बेटी से भी बढ़कर मानती है। कम से कम एक का सहारा तो उसके पास रहना चाहिए।
असल में कई दिनों से घर में एक छुपा हुआ विवाद चल रहा था। अजय और उनके बड़े भाई विजय में बहस हो रही थी। भाई, माँ बाप की जिम्मेदारी हम दोनों की है, आप अकेले क्यों पीछे हट रहे हैं? अजय अकड़ कर कहते, लेकिन विजय का चेहरा कठोर था। देखो अजय, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई और खर्च का भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम छोटे हो, अभी कमाते हो, संभाल लो। बहुत झगड़े हुए, आखिर समझौता हुआ। ठीक है, पापा मेरे साथ रहेंगे और मां तुम्हारे साथ। लेकिन इस क्रूर फैसले के रास्ते में एक समस्या थी, रीना। क्योंकि रीना कभी इस बंटवारे को मानती ही नहीं। इसलिए अजय ने चाल चली, पहले रीना को मायके भेज दो, फिर पापा को विजय के साथ कर देंगे। और हुआ भी वैसा ही। अगले ही दिन विजय गाड़ी लेकर आया और पिता को साथ ले गया। सावित्री देवी रो रो कर बेहाल हो गई। राम किशोर जी, आपको छोड़कर कैसे रहूंगी? आप तो मेरे सब कुछ हैं। लेकिन राम किशोर ने उन्हें दिलासा दिया, तू रहना यहां, रीना लौटेगी तो तुझे सहारा मिलेगा। मुझे छोड़, अब मेरी किस्मत यही है। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगियां जैसे बिखर गई। सावित्री देवी कमरे में बंद रहने लगी। ना खाना, ना दवाई, बस चुप्पी। दूसरी ओर राम किशोर जी विजय के घर में भी गुमसुम रहते। दोनों का दिल एक दूसरे से अलग होने का बोझ सहन नहीं पा रहा था। क्या सच में माँ बाप को इस तरह बांटा जा सकता है? क्या ये बूढ़े माता पिता बोझ बन गए थे? प्रयागराज में ठंडी हवा चल रही थी। रीना मायके में थी और वहां उसकी हंसी खुशी की गूंज थी। लेकिन दूसरी ओर उसके ससुराल के घर में चुप्पी का साया था। सावित्री देवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कमरे का दरवाजा बंद, आंखें सूनी, खाने पीने से बिल्कुल इंकार। दवाई की गोलियां अनटच्ड पड़ी थी। अजय ने कई बार समझाने की कोशिश की, माम, ये क्या कर रही हैं? खाना क्यों नहीं खा रही? आप बीमार हो जाएंगी। लेकिन सावित्री देवी बस एक ही बात कहती, मेरा जीने का मन ही नहीं है बेटा। राम किशोर के बिना मैं अधूरी हूं। तू समझ नहीं पाएगा। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। 3 दिन बीते, न खाना न पानी। आखिरकार हालत इतनी खराब हो गई कि अजय को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। फोन की घंटी बजी। रीना मायके में थी। अचानक उसके मोबाइल पर अजय की आवाज गूंजी, रीना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आओ। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। रीना का दिल धड़क उठा। वो तुरंत सामान समेटकर निकल पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही दौड़कर मांझी के पास गई। मांझी, आपको क्या हो गया? आप तो ठीक थी ना? डॉक्टर पास खड़ा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत इसलिए बिगड़ी है क्योंकि इन्होंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, न पानी न दवाई। अब हालत नाजुक है। रीना ने मांझी का हाथ पकड़ लिया। मांझी, ये सब क्यों किया आपने? मुझसे कह देती, मैं मायके से लौट आती। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। कमजोर आवाज में बोली, बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन अब बस एक ही अरमान है। रीना रोते हुए पूछी, क्या मांझी? सावित्री देवी ने अपने कांपते होंठ खोले। तेरे ससुर राम किशोर, उनका ध्यान रखना। मेरे बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर ही जाना चाहती थी। रीना फफक कर रो पड़ी। नहीं मांझी, ऐसा मत कहिए। आप ठीक हो जाएंगी। मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगी। लेकिन किस्मत का फैसला अलग था। बोलते बोलते सावित्री देवी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। मॉनिटर पर सीधी लाइन खिंच गई। रीना ने चीखते हुए उन्हें झकझोरा, मांझी, आंखें खोलिए। मैं आपकी बेटी हूं। मुझे अकेला मत छोड़िए। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। आई एम सॉरी, इन्हें हम बचा नहीं पाए। उस पल अस्पताल के पूरे वार्ड में सिर्फ रीना की सिसकियां गूंज रही थी। अस्पताल से एम्बुलेंस घर की ओर चली।
रीना अपनी मांझी सावित्री देवी के लाइफलेस शरीर को गोद में रखे थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अजय भी बगल में बैठा था, सिर झुका हुआ, अपराध बोध से भरा। घर पहुंचे ही थे कि बाहर गाड़ी रुक गई। दरवाजा खुला और रामकिशोर तिवारी उतर रहे थे, विजय के साथ। रीना ने जैसे ही उन्हें देखा, समझ गई कि सारा सच यहीं खुलने वाला है। उसकी आंखें लाल थी, दिल गुस्से और दर्द से कांप रहा था। रामकिशोर जी ने जब सावित्री का शरीर देखा तो वही ठिठक गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री, तू मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो सोचा था तू मेरा इंतजार करेगी। रीना का दिल टूट चुका था। उसने गुस्से से अजय की तरफ देखा। जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित कोई नहीं कर सकता। माँ बाप को बात दिया आपने, इतना बड़ा धोखा, मुझसे भी और अपने माता पिता से भी। अजय चुप था, आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। रीना, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मैं तो बस जिम्मेदारी बांटने का सोच रहा था। रीना चीख उठी। जिम्मेदारी बांटने के नाम पर क्या आपने माँ बाप का दिल भी बांट दिया? भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा अजय। उधर रामकिशोर तिवारी बिल्कुल गुमसुम बैठे थे। उन्होंने रीना का हाथ पकड़ लिया और कांपते स्वर में बोले, बेटी, तू चिंता मत कर। तेरा फर्ज तूने निभाया है। तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। सावित्री के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। रीना ने घबराकर कहा, पापा जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरे सहारे जिएंगे। मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन रामकिशोर की आंखें धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने आखिरी सांस ली और धीरे से रीना की गोद में लुढ़क गए। पापा जी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रीना चीख पड़ी। पूरा घर मातम में डूब गया। रीना की गोद में एक साथ उसके सास और ससुर दोनों चले गए। प्रयागराज का वह घर अब मातम में डूबा हुआ था। एक ही दिन में रीना ने अपने सामने दो दो चिताएं जलती देखी। पहले सावित्री देवी, फिर रामकिशोर तिवारी। रीना की आंखें सूख चुकी थी, आंसू जैसे अब पत्थर बन गए हों। अजय कोने में बैठा था, सिर पकड़कर रो रहा था। विजय भी चुप था, अपराध बोध से उसकी भी नजरें झुकी थी। चिता से लौटते समय रीना ने सबके सामने कहा, आज ये घर खाली हो गया है, लेकिन याद रखो, ये खालीपन तुम्हारी वजह से है अजय, और तुम्हारी वजह से भी विजय भैया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है। और तुम दोनों ने क्या किया? उन्हें बोझ समझकर बात दिया। सोचो, क्या इंसान की जिम्मेदारी ऐसे बांटी जाती है जैसे कोई सामान हो? वहां खड़े सभी रिश्तेदार सिर झुकाए खामोश थे। रीना की बातें जैसे हर किसी के दिल को चीर रही थी। वो आगे बोली, आज मेरी मांझी ने मुझे आखिरी बार बेटी कहा था, और पापा जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन उनकी मौत का कारण तुम दोनों की स्वार्थी सोच है। अजय टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रीना, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने माता पिता का कातिल बन गया। मुझे माफ कर दो। रीना की आंखों में आंसू फिर आ गए। माफी से माँ बाप लौट आएंगे क्या अजय? नहीं, तुम्हें अब जिंदगी भर इस अपराध का बोझ उठाना होगा। उस रात प्रयागराज का वो मकान सुनसान था। रीना आंगन में बैठी आकाश की ओर देख रही थी, मानो अपने सास ससुर की आत्मा से कह रही हो, पापा जी, मां जी, अब आप दोनों कहीं भी हो, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं वादा करती हूं कि आपकी सीख और आपका प्यार मैं जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। सुबह का समय था। प्रयागराज की गलियों में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन तिवारी परिवार का वह मकान अब वीरान था। सावित्री देवी और रामकिशोर तिवारी दोनों ही जा चुके थे। रीना आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठी थी।
उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर अब एक अलग संकल्प झलक रहा था। धीरे से उसने अपने आप से कहा, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। माँ बाप का अपमान, उन्हें बोझ समझना, ये सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे समाज की बीमारी है। अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कल न जाने कितने माँ बाप ऐसे ही टूटकर मर जाएंगे। उसने अपने देवरों और रिश्तेदारों को बुलाकर साफ कहा, आज से ये घर एक सीख बनेगा। कोई भी बुजुर्ग यहां अकेला नहीं रहेगा। मैं अपने सास ससुर के नाम पर इस घर को सावित्रीराम किशोर सेवा सदन बनाऊंगी, जहां हर बुजुर्ग को बेटी जैसा सहारा मिलेगा। सब हैरान रह गए। अजय और विजय दोनों चुप थे। रीना ने उनकी तरफ देखा और बोली, तुम दोनों ने अपने माँ बाप को बांट दिया, अब मैं दूसरों के माँ बाप को जोड़ूंगी। यही होगा मेरा प्रायश्चित, और यही होगा मेरी मांझी पापा जी को सच्ची श्रद्धांजलि। उस दिन से प्रयागराज में उस घर की पहचान बदल गई। जहां कभी बंटवारे का दर्द था, वहां अब सेवा और सहारा था। कई बुजुर्ग वहां आकर रहने लगे। रीना सबका ख्याल बेटी की तरह रखने लगी। लोग कहते, रीना बहू नहीं, सच्ची बेटी है। भगवान हर घर में ऐसी बहू दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रीना की नहीं, हम सबकी है। माँ बाप हमारे लिए भगवान का रूप है। जब हम छोटे थे, उन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उनकी जगह किसी बोझ की तरह हो जाती है? याद रखिए, पैसा, नौकरी, संपत्ति सब मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद खो दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सोचिए, क्या आपने कभी अपने माँ बाप की आंखों में अकेलेपन का दर्द देखा है? अगर हाँ, तो आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, आत्मा तक पहुँचाने वाले रास्ते दिखाते हैं।